जय हिंद। आपके अपने चैनल वर्दीधारी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, काफ़ी लोगों का कमेंट आया जिसमें संविधान में क्या पढ़ना है उसके लिए लोगों ने डिमांड की थी, तो आज उसी पर मैंने वीडियो बनाया। तो आप सभी देख लीजिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चैप्टर छोड़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको कवर करना है। तो उसमें क्या क्या है वो मैं बताते जाऊँगा, आप नोट करते जाइए, ठीक है। ये हरिराम की बुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसी बुक से बता रहा हूँ। सारे बुक में यही चीज़ मिलेगा, आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सभी बुक्स अच्छी हैं। पढ़ना क्या क्या है वो बताते जाता हूँ सीरियल वाइज, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस बुक में तो कुल 28 चैप्टर हैं। ये हरिराम की बुक में 28 चैप्टर में सभी नहीं पढ़ना है, कुछ छांट छांट के हैं, लेकिन लगभग सभी शामिल होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देता हूँ, आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या है, इसको आप राज्य व्यवस्था को बस ऊपर समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या कहाँ, ये सब अभी तक तो नहीं आया है, तो उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसमें आपको देखना है तो आप ऐतिहासिक, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें आ जाइए। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज है, दो चीज रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास है 1973 से लेकर 1858 तक, इतना याद रख लीजिए। फिर ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1858 से 1947, जब हमको आजादी मिली, वो चीज है। तो इसमें दो चीज पढ़ना है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर संवैधानिक विकास देखें किसका, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लेना 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट जितने भी है 1793 से लेकर 1853 तक के चार्टर एक्ट देख लीजिए, है ना। और उस समय कौन गवर्नर जनरल, इसे थोड़ा डीपली में पढ़िए क्योंकि ये कूट में आते हैं ज्यादातर, तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ ना, उसमें जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892 को छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, मार्लियामेंटो सुधार 1909 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मार्लियामेंटो सुधार। और मॉन्टेग्यू चुम्स्फोर्ड सुधार उसमें आएगा 1919, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तो एक एक लाइन याद होने चाहिए, कूट में यहीं से पूछता है। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे, कौन से लिए गए, कौन से नहीं लिए गए, कूट में आएगा और आपको ABCD करके चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक लाइन याद होना चाहिए 1935, क्योंकि अब वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें अधिकतम तत्व यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। फिर आएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैध शासन है। फिर व्यवस्थापिका, संघीय न्यायालय की स्थापना, तो इसको नॉर्मल देख लीजिए। फिर प्रांत में है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, है ना। इसको बस ऐसे ऊपर देख लेना, इसमें ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसके भी पूरे एक एक लाइन याद होने चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके भी एक एक लाइन याद होने चाहिए। इसमें कौन से प्रावधान किए गए थे, कब लागू हुआ, क्या हुआ, इसके अध्यक्ष जो भी थे, सब एक एक लाइन याद होने चाहिए। यहां से ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा और उसकी संरचना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कुल कितने थे, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। और इसे फर्स्ट इसकी बैठक कब हुई, लास्ट कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष, है ना, और स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए इकट्ठा से। उसके बाद संविधान निर्माण हेतु जो समितियां बनाई गई थी, तो उसमें कौन कौन किसके किसके अध्यक्ष थे, आपको लाइन बाय लाइन सभी के याद होने चाहिए। संविधान प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर जी थे। नियम समिति संचालन के राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ संविधान सभा पंडित जवाहरलाल, ऐसे करके पूरे 8-9 है, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में कुछ नहीं करना है, जो आप संविधान की प्रस्तावना याद कर लेना कुल मिला के, उसमें जो है ना वही है। जैसे लिखित संविधान है, विशाल संविधान है, संसदीय सरकार है, कठोर लचीलापन है, केंद्रोन्मुख है, विधि का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है,
संसद की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका का समन्वय है, मूल अधिकार है, ऐसे करके इसको याद कर लेना। और हो सके तो संविधान की प्रस्तावना याद कर लेना, उसमें से पूछ लेगा कौन इसमें शामिल है कौन नहीं है, ठीक है, किन शब्द को शामिल किया गया है। और संविधान की प्रकृति, संविधान में संघात्मक तत्व कौन कौन से हैं और एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इसको ऐड कर लीजिए, है ना, ये पूछ सकता है कौन संघात्मक और कौन एकात्मक है। इसको फिर यहां से खत्म करके फिर आगे बढ़ जाइए। फिर प्रस्तावना में आ गए। प्रस्तावना में आपको प्रस्तावना पूरा एक एक लाइन याद होना चाहिए, ठीक है, शुरू से हम भारत के लोक से लेकर अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं, ये सब याद करना है आपको। फिर आ जाइए भारतीय संविधान के स्रोत, इसको भी एक एक लाइन याद होना चाहिए, कुछ भी कहीं से पूछ सकता है, कौन अमेरिका से लिया गया है, कौन कनाडा से लिया गया, कौन ब्रिटेन से लिया गया, कौन आयरलैंड से लिया गया है ना, कौन ऑस्ट्रेलिया से, कौन जापान से, कहाँ कहाँ से हमें संविधान में क्या क्या चीज उठा के इसमें शामिल किए हैं, वो सभी चीज आपको याद करना है। इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, ऐसा बोलोगे कि छोड़ देंगे काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसमें सारी चीजें आपको याद करनी है। संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद तो बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, अगर संविधान पढ़ रहे हैं अनुच्छेद याद नहीं तो समझ लो कुछ याद नहीं है, तो आपको सभी चीज याद करना है। भाग 1 से लेकर, है ना, 15 तक, 22 तक, भाग 22 तक, 15 तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, आपको पूरा 22 तक पढ़ लेना है, ठीक है। और अनुच्छेद क्या क्या चीज है उसमें, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैं एक बता देता हूँ, भारत भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है, ये आपको पता होना चाहिए। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक। भाग 4 में रणनीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक। ये सब आपको याद होने चाहिए पूरे, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हो, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नागरिकता, नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिकता है जो, वो आपको 5 प्रकार की नागरिकता भारत में प्रदान की जाती है, ठीक है, जन्म से, उद्भव से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भू अर्जन से। तो आप इसको याद कर लेना, कैसे नागरिकता दिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, कैसे वंचित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी धारा भी याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार के एक एक लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि ये कूट में आते हैं। हाँ, और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है, भारत में मौलिक अधिकार की मांग तथा संविधान में शामिल किया जाना, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार की मांग कौन कौन कब कब किया था, ये पता होना चाहिए, है ना, ये देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, इनमें से कौन सा विधिक अधिकार है, दोनों का डिफरेंस अगर आपको पता है तो आपको, आपके लिए आसानी होगा। तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी। मौलिक अधिकार, है ना, 6 है जो, वो 6 के नाम और अनुच्छेद बराबर अनुच्छेद के साथ, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण का 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा वो 29 से 30, संवैधानिक औपचारों का अधिकार 32। याद होना चाहिए बिल्कुल, है ना, और उसके क्या अपवाद है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो समानता का अधिकार है, ये सबको आपको थोड़ा डीपली पढ़ लेना, है ना, एकदम भी डीपली नहीं, मॉडरेट मॉडरेट आप पढ़ सकते हो। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, इसको 1 by 1 ABCD, है ना, ऐसे करके 6 है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध संगम, मतलब संघ बनाने की, भारत में राज्य क्षेत्र कहीं भी बसने की, है ना, घूमने फिरने की, उसके बाद भारत के किसी भाग में निवास करने की, आजीविका व्यापार चलाने की, ये चीज भाग 19 में हमको दिया गया। 19 में 6 पॉइंट है, इन 6 को याद होना चाहिए। अनुच्छेद 20, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना।
20, 21, 21 का का है ना, और उसके फिर नीचे आते जाएंगे हम। ये अनुच्छेद 23, 24, 25, 26 ये तक तो याद ही होना चाहिए ना, इसको छोड़ना ही नहीं है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अनुच्छेद आपको सभी याद करने हैं, बिल्कुल एक ठो नहीं छूटना चाहिए अनुच्छेद, और आप भाग वाइज याद करेंगे। तो भाग 1 में यहाँ से यहाँ अनुच्छेद है, भाग 2 में यहाँ से यहाँ अनुच्छेद है, भाग 3 में यहाँ से यहाँ अनुच्छेद है, इस प्रकार की। उसके बाद आप डीपली अलग से पढ़िएगा, पहले तो इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है ना, तो यहाँ जो 5 प्रकार के रीट देते हैं ना, वो आपको याद करने हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार की इच्छा, ठीक है। फिर मूल अधिकारों में कब कब संशोधन किया गया और क्या क्या संशोधन हुआ, इसे भी याद करना है। और मूल अधिकारों में जो संशोधन हुआ उसके कुछ प्रचलित जो केस थे, उस केस के बारे में देख ले, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद, गोलाकनाथ बनाम पंजाबवाद, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती बनाम केरल, ठीक है। अब मिनर्वा मिल्स वाला, इसको देख लेना बस थोड़ा सा। मूल अधिकारों के महत्व को एक बार ऊपरी ऊपर देख लेना, कुछ ज्यादा उसमें याद करने का चीज नहीं है, बस देख लेना थोड़ा सा, ताकि एग्जाम में आए तो समझते बन जाए। फिर भाग 4 में आ जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व में आपको पूरे अनुच्छेद याद कर लेना, क्या क्या है, 36 से लेकर 51 तक अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन यही फंसाएगा। अब मैं इसमें डीपली ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल सिंपल है, वन लाइनर टाइप के, बस उतना ही देख लेना और कुछ नहीं है। हाँ, ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेंगे, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड के कौन संविधान से, वाइमर, तो इसे भी देख लेना, बुक में दिया नहीं है इसमें, वन लाइनर इफेक्ट। तो आप 36 से 51 तक इसको याद कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। अब आ गए अपन भाग 4। भाग 4 में 51 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको पूरे 11 जो है पूरे लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए, क्योंकि कब कूट में दे दे पता नहीं, कौन सा अधिकार को कर्तव्य में शामिल कर दे, कर्तव्य को अधिकार में शामिल कर देगा, हम फंस जाएंगे। याद तो सभी की करेंगे, लेकिन पूरा 11 जब लाइन बाय लाइन याद रहेगा ना, तो उसमें हमको आसानी रहेगा, सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य संबंधित है, इसे पढ़ लीजिएगा। फिर भाग 5 में संघीय कार्यपालिका, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका में संसदीय सरकार भी आता है, अध्यक्षात्मक सरकार भी आता है, लेकिन अपने यहाँ ये चीज नहीं है, ये चीज अमेरिका में है, अपने यहाँ संसदीय सरकार, तो हमको केवल इसी को पढ़ना है, संसदीय व्यवस्थापिका या सरकार, ठीक है। इसमें आएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति का आपको हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 55 तक तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति कौन हो सकता है, उसका एज क्राइटेरिया और पद क्राइटेरिया, ये सब पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां 7 प्रकार की है लगभग, उसको याद कर लेना। और स्वविवेक की भी शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है, बहुत सारी शक्तियां, ये सब शक्तियों को आपको अच्छे से याद करना है। ये सब इंटरव्यू में भी पूछेगा, मेरे एक फ्रेंड से इंटरव्यू में इसी को पूछा गया, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है और कौन नहीं लेता है, और राष्ट्रपति को अपॉइंट करते समय जो भाग लेते हैं तो वो कौन कौन होते हैं। और राष्ट्रपति का जब वो पेश किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तब उसमें विधेयक जब पेश होता है, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है ना, लोकसभा या राज्यसभा में, तब उसमें कौन कौन वोटिंग करता है, वो चीज भी पता होना चाहिए। अब जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, तो उस पर कौन शामिल होगा, कौन वोट करेगा, और जब उस राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वोटिंग कौन करेगा, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए।
राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे मैंने बताया अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां लगभग सेम है, केवल दो मामले में अलग राज्यपाल को वो नहीं प्राप्त है। जैसे कौन सी? मृत्यु मृत्यु क्षमादान नहीं है, और आर्मी जो सेना से संबंधित निर्णय है ना, वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। बाकी राज्यपाल और राष्ट्रपति की दोनों की शक्तियां सभी बराबर है। हाँ, अध्यादेश फिर आ जाओगे, विधायक राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियों के बाद आ जाओगे सारी शक्तियां पढ़ना राष्ट्रपति की, ठीक है, मैं कुछ छुड़ाया नहीं हूं। फिर उपराष्ट्रपति में आता है। उपराष्ट्रपति में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसका निर्वाचन पद्धति कैसा है, कार्यकाल कितना रहेगा, उसमें वोट कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, कहाँ का अध्यक्ष होगा कहाँ का नहीं होगा, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। शपथ कौन दिलाएगा, पद मुक्ति कैसे होगी, और कार्य की शक्तियां किस प्रकार की होगी, ये इतना उपराष्ट्रपति में खत्म है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इसमें बस इसको अच्छे से पढ़ना है। और शपथ कौन दिलाएगा, इसमें जैसे प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहेगी शपथ दिलाते समय, और किसे अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति, है ना। वैसे तो होते तो है ना बहुमत से है, लेकिन अगर यदि वोटिंग कंप्लीट नहीं है, मतलब किसी को बराबर वोट नहीं मिला है जितना चाहिए रहता है, तो अब क्या करेंगे, बहुमत अगर प्राप्त नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद देख लीजिएगा, सेम जो वहां प्रधानमंत्री के साथ होगा यहाँ मुख्यमंत्री के साथ, यहाँ फिर अगर राज्य में मुख्यमंत्री के साथ होगा। मंत्रिपरिषद भी देख लीजिएगा, दोनों का, सेंट्रल का भी स्टेट का भी लगभग सेम है ना उसमें। व्यवस्थापिका देख लीजिएगा, संसद का सत्र आहूत करना, संसद का स्थगन, 17वां सत्र कौन करता है, क्यों करता है, कब करता है, देख लीजिएगा। गणपूर्ति, संसद में सदनों के लिए जब कितने कोरम चाहिए होता है वो। संसद का संयुक्त अधिवेशन कब कब होगा, कौन बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, ये देख लीजिएगा। संसद की भाषा देख लीजिएगा। संसद के जितने भी सदस्य हैं ना, तो उनके लिए निर्भरता क्या होगा, योग्यता क्या हो गया, और पदावधि क्या होगी, है ना, ये सब देख लीजिए। संसद के कार्य शक्तियां देख लीजिएगा। शक्तियां उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। वित्तीय शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, निर्वाचन कार्य की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं संसद की, तो इसे देख लीजिएगा। संसद की कार्यवाही में कुछ काल होते हैं, तो तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न, अल्प, है ना, और कुछ समय होता है, देख लीजिए आधा घंटे की चर्चा में कौन सा क्या होता है, उत्तर काल है, प्रश्न काल है, शून्य काल है, किसको किसको बोलते हैं, सब देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ये 3 चीज है। फिर आ जाइए, संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक। गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से हैं और इसे गैर सरकारी क्यों कहते हैं, एक देख लीजिएगा। सरकारी विधेयक देख लीजिएगा, सेम सरकारी विधेयक में सामान्य विधेयक, धन विधेयक आएगा, और वित्त विधेयक, ठीक है, इसे देख लीजिए। वित्त विधेयक से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, कि जैसे वित्त विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है ना, और राज्यसभा वित्त विधेयक में को संशोधित कर सकती है। यह विधेयक केरल के मंत्री द्वारा पूर्व स्थापित किया जाता है, केवल मंत्री द्वारा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। और राष्ट्रपति में क्या जरूरी होता है, तो एक प्रकार से इसको देख लीजिएगा, लेकिन एक लाइन याद होना चाहिए। और हो सके वित्त विधेयक और
ठीक है। धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और कूट में जब रहेगा ना तब थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाएगा, क्योंकि इसके अनुच्छेद है। धन विधेयक को कई बार हम वित्त विधेयक मान लेते हैं, वित्त विधेयक को धन, जबकि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसको संविधान संशोधन विधेयक उसको देख लीजिएगा। और इस बुक में एक चीज अच्छा दिया है, एक चार्ट बना के दिया है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसमें सबके कॉलम बनाए गए हुए हैं। इसको कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए कि नहीं, सदन, वीटो, संयुक्त अधिवेशन इसमें होता है कि नहीं। ये चार्ट को अगर याद होगा ना, फिर ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। बजट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, बजट को अगर आपका मन हो तो देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बजट के बारे में। हाँ, इसमें बजट में ये इम्पोर्टेंट है, वित्त विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है, कटौती प्रस्ताव, है ना, अनुदान मांग पर मतदान, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी बहस क्या पढ़े। फिर आ जाइए लोकसभा। लोकसभा के बारे में आपको सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का गठन कब हुआ से लेकर लोकसभा का निर्वाचन, और लोकसभा में कौन कौन मतदान देते हैं, हम ही लोग देते हैं। ठीक है, 18+ वाले सभी देते हैं। और लोकसभा सदस्य की निर्हरता, आहर्ता, सब चीज पता होना चाहिए। कार्यकाल और प्रावधान, इसमें आरक्षण का प्रावधान है वो भी याद होना चाहिए। अनुच्छेद, लोकसभा की शक्तियां देख लीजिएगा थोड़ी बहुत, ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, इसको डीपली में नहीं पढ़ना। लोकसभा की विशेष शक्तियां पता होनी चाहिए, एक एक लाइन याद होना चाहिए। लोकसभा में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, जैसे अस्थायी अध्यक्ष, उसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 4 लाइन है, 4 लाइन में इसके बारे में सभी दे दिया गया है। स्थायी अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, पहले प्रोटेम स्पीकर बनेगा, सबको शपथ दिया जाएगा, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव आपस में मिलकर करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेना आप। और लोकसभा के स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कब करेगा वो देख लेना। लोकसभा के स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है लोकसभा में, तो ये अच्छे से पढ़ना है स्पीकर के बारे में। इसके कार्य, विधायिक कार्य, प्रशासनिक शक्तियां, इसको भी देख लीजिएगा। राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा में वही जो लोकसभा में पढ़े सेम चीज यहाँ भी पढ़ना है। उसके कार्य, शक्ति, है ना, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, उन लोगों का चुनाव कैसे होगा, इस प्रकार की चीजें हैं। लोकसभा और राज्यसभा में समानता पढ़ लेना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता होगा, समानता पता होगा, असमानता बनाने में क्वेश्चन आसानी होगी। तो अंतर और समानता पढ़ लोगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। बाकी जो पुराना पढ़े हुए हैं उनको पता होगा अंतर क्या है क्या नहीं है। जो नए पढ़ रहे हैं अंतर और समानता को जरूर से पढ़ लेना। हाँ, अब आ जाएगा न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमको क्या पढ़ना है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, वेतन, पदमुक्ति, महाभियोग, कार्यस्थल, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश को अच्छे से पढ़ना, आजकल के पैटर्न में इसको बहुत यूज कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है ये। और ये किस देश से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, उत्तम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, अपीलीय अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, है ना, ये सब देख लीजिए। पुनर्विलोकन की शक्ति, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, है ना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एक बार जिसके बारे में संविधान कुछ नहीं लिखा गया है उससे संबंधित अगर कुछ आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया तो सभी न्यायालयों के लिए मान्य होता है, तो अभिलेख न्यायालय उसी को बोलते हैं। रिट अधिकारिता, बस। फिर न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता तो ऐसा कुछ, न्यायिक सक्रियता को छोड़ देना यार अभी, है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा था।
जनहित याचिका को बस हल्का हल्का देख लेना। जनहित याचिका में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब पीएससी में आता है। जनहित याचिका को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अच्छे से पढ़ लेना। अटॉर्नी जनरल की क्या काम है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, योग्यता है ना, योग्यता अयोग्यता, ये सब। राज्य की कार्यपालिका जो सेंट्रल में है सेम चीज वही चीज राज्य में होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा एकदम माइनर, उसको पढ़ लीजिए। जैसे वहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ राज्यपाल है, वहाँ पीएम होता है, यहाँ सीएम होता है ना। तो उनकी शक्तियों को देख लीजिएगा। और स्टेट, हम लोग स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो राज्य कार्यपालिका अच्छे से पता होना चाहिए, तभी इस एग्जाम का कोई मतलब है। अब मुख्यमंत्री जैसे वहाँ पीएम के बारे में पढ़े, यहाँ सीएम के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। फिर आएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का बहुत बड़ा रोल रहता है। महाधिवक्ता जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़े वहाँ, यहाँ एडवोकेट जनरल के बारे में अच्छे से पूरा एक लाइन बाय लाइन सब चीज, ज्यादा कुछ नहीं है, एक पेज में खत्म हो जाएगा, एक पेज आधा पेज, एक पेज तो ज्यादा ही हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। और थोड़ा डीपली पढ़ना ना इसमें महाधिवक्ता के बारे में। फिर अपन आ जाएंगे राज्य व्यवस्थापिका। अब राज्य व्यवस्थापिका में क्या चीज होता है, विधानसभा होता है या विधान परिषद। अपने यहाँ विधान परिषद है नहीं, तो विधानसभा के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। विधानसभा का गठन है ना, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, आरक्षण का क्या है, कार्यकाल कितना, सदस्यों की निहरता हारता है ना, शक्तियाँ, वित्तीय विधायी विशिष्ट शक्तियाँ। और विधान परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन अन्य राज्य में है, कुछ राज्य में, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़िएगा, तो जो वहाँ प्रोटेम स्पीकर है, यहाँ वही रोल है, कुछ अलग नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष भी वही है जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अध्यक्ष शक्तियां पढ़ लीजिएगा। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनके कार्य, कौन किसको कितने दिन तक रोक सकता है ना, मतलब कोई संकल्प अगर पारित हुआ है विधेयक, तो विधान परिषद का सभापति उसको कब तक रोक सकता है, या लोकसभा कितने दिन बाद उसको प्रस्तुत माना जाएगा, ऐसे करके पढ़ लीजिएगा उसको। विधान परिषद का उपसभापति, जैसे वहां लोकसभा और विधान राज्यसभा के बारे में पढ़े थे, विधानसभा और विधान परिषद में समानता देख लीजिएगा, बस हल्का फुल्का, आता तो नहीं है पर देख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पढ़ोगे तो पता रहेगा हम राज्यसभा पढ़ रहे, विधानसभा पढ़ रहे कि विधान परिषद पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हाई कोर्ट आ गई, उच्च न्यायालय है ना, इसका अनुच्छेद देख लेना, 214 से 227 तक है। और हाई कोर्ट के बारे में तो A to Z नॉलेज होनी चाहिए अभी, क्योंकि स्टेट एग्जाम में यही ज्यादातर देखा जाता है कि आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भले ना दे, हाई कोर्ट के बारे में जरूर पूछ लेगा। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, वहां से लेकर जितने जस्टिस हैं उनकी क्या क्या है, वही जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल हटाना उनको, और उनकी नियुक्ति है ना, उनको कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता, कौन दिलाता है, कौन हटा सकता है ना, इसमें अभियोग लगाया जाएगा तो कौन लगाएगा, कैसे हटाएगा, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश कौन होता है, इसके समय कितने बढ़ाए जा सकते हैं, न्यायाधीशों का स्थानांतरण छोड़ देना, सेवानिवृत्ति कैसे होगी इनकी, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रारंभिक, अपीली, अंतर संबंधी क्षेत्राधिकार, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो क्षेत्राधिकार को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है तो पढ़ना पड़ेगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं, समय समय पर चेंज होते रहते हैं। आप इसको वर्तमान, मेरे पास जो बुक है इसमें थोड़ा पुराना है डाटा, तो संघ राज्य समवर्ती सूची देख लीजिएगा। कुछ कुछ इसमें है
जो हमको याद होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इस राज्य सूची का विषय कौन से है, समवर्ती सूची का कौन सा है, संघ सूची का, तो वो पता होना चाहिए। तो इसमें तो खैर बहुत सारे हैं, तो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में 1 बाय 1 आपको बता दूंगा। सारी चीज नहीं है, कुछ कुछ है, पर अभी वो बताना संभव नहीं होगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये 3 चीज को आप देख लीजिएगा, संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इसको मैं आगे बताऊंगा। अखिल भारतीय सेवाएं, इसका सृजन कौन करता है, राज्यसभा करता है, ठीक है। यही IAS IPS और अपना वन सेवा IFS, तो ये सबको देख लीजिएगा, हल्का है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है अखिल भारतीय सेवाओं के बाद। फिर आ जाएंगे UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में आप पढ़ लेना, इसका कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, इसके अध्यक्ष, कार्यकाल, है ना, इसकी योग्यता निर्योग्यता जो भी है वो सब देख लीजिए। फिर CGPSC मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, उसके बारे में देख लीजिए, जो वहाँ संघ का काम है वही राज्य में लोक सेवा आयोग का है, इसको देख लीजिएगा, जो वहाँ पढ़ेंगे वही यहाँ पढ़ लेना। आपात उपबंध मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपात उपबंध में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये 3 चीज शामिल है। इनका अनुच्छेद पता होना चाहिए, अनुच्छेद के साथ साथ इनके कब कब ये लगाया जाता है, भारत में कौन कब लगा कब नहीं लगा, ये पता होना चाहिए। और ये कहां से लिया गया, आपात उपबंध, है ना, ये भी पता होना चाहिए। और इसके अनुमोदन की समयावधि क्या होनी चाहिए, मतलब ये जब लोकसभा या राज्यसभा से जब भी पारित होगा तो इसका अनुमोदन कब तक रहेगा, कितने समय के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, है ना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से घोषणा करेगा कि कौन करेगा, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, वो भी रिटर्न सलाह होना चाहिए, ना कि ऐसा मुंह से बोल दिए, है ना। इसके पहले जस्ट इंदिरा गांधी के समय हुआ था, इसको लूप होल बोलेंगे क्योंकि संविधान में उस समय वर्णित नहीं था, तो इंदिरा गांधी जी ने इसका फायदा उठाया था, जो कि बाद में उसे संशोधित किया गया है और उसमें ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद के रिटर्न जवाब पर ही से लागू किया जाएगा, ऐसे राष्ट्रपति अपने मन से उसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये सब हो गया। फिर आ गया हम संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमको देखना है, ठीक है। संविधान संशोधन कौन से सभा से, मतलब लोकसभा से होगा कि राज्यसभा से होगा, ठीक है। और इसका सभी लाइन पता होना चाहिए, अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान संशोधन के प्रकार पते होने चाहिए, और इसमें कौन से सदन पे कितना बहुमत होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। विशेष बहुमत के बारे में पता होना चाहिए। संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों विधानमंडल की बहुमत, ये सब आपको मिलेगा कूट में। इसमें से एक तो हेडिंग दे देगा, उसके बारे में एक कूट दे देगा, आपको कूट में पहचान। जब तक आपको इसका एक एक लाइन पता नहीं होगा आप कूट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और कुछ विशेष संविधान संशोधन है वो आपको याद रखने हैं, है ना। जैसे मैं बता देता हूँ, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 42वां, ठीक है, 21वां, 71वां, 92वां, 92वां, 22वां, 35वां, 12वीं, प्रथम, 52वीं, 73वां, 74वां, 65वां और 100वां पता होना चाहिए था। 102वां भी याद कर लीजिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में था। और GST का मालूम है 101वां। है ना, 101वां के तहत मेरे ख्याल से लाया गया था 192
22वां में पारित किया गया है। उसे देख लीजिएगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन जीएसटी के बारे में देख लीजिएगा। फिर नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, सीईओ पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है ना। नीति आयोग कौन कौन से रिपोर्ट जारी करती है, नीति आयोग क्यों बनाया गया है, पंचवर्षीय योजना खत्म करके कब लागू हुआ, है ना, इसका विधेयक कब पारित किया गया था, ये वो, है ना, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, ये भी देख लेना। थोड़ा सा पृष्ठभूमि पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, आज अभी तक तो यहाँ, फिर हम थोड़ा सा लोक प्रशासन के बारे में आगे देखेंगे। तो लोक प्रशासन में ज्यादा कुछ है नहीं और ना हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहीं तक। इसके बाद हम, इसमें कुछ बचा हुआ है, अभी मैं अगर वीडियो में बताने जाऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा और आप लोग की वीडियो काफ़ी लंबी लग सकती है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा जो इससे आगे का होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बताते चलूँगा, ऐड करते चलूँगा। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और इसको पढ़िए। और ये जो मैंने अभी तक बताया है, काफ़ी अच्छा कंटेंट बताया है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने वीडियो में कहा है भले आप 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन उस चीज़ को एक बार टिक कर लीजिएगा, उसी को पढ़ लीजिएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं और सभी लोग इसी को पढ़ते हैं, कुछ इससे एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होता है, अब होता है तो थोड़े बहुत होते हैं, है ना। तो आप पहले इसे कंप्लीट करिए, फिर जो कुछ छूट रहेगा उसे बाद में कंप्लीट करिए। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताऊँगा, पार्ट 2 के नाम से आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।